यह ठोस अवस्था का छठा वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे कि त्रिविम जालक क्या होता है या क्रिस्टल जालक क्या होता है। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित तथा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो सबसे पहले जब मैं क्रिस्टलीय ठोस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो उसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इस बात को पहले से आप लोग जानते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अवयवी कण भी मैं एक बार आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। जिससे ठोस का या क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है उसको अवयवी कण कहते हैं, जैसे परमाणु, अणु या आयन। तो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था का नाम होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, क्रिस्टल जालक बिंदु क्या होते हैं। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया है। जालक बिंदु क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक के आरेख में जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को प्रदर्शित करते हैं, उसे दिखाते हैं, तो उसको हम आरेख कहेंगे। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक यूनिट सेल बनाई है, एक कोष्ठिका बनाई है, तो एक कोष्ठिका में जो मैंने ये पॉइंट दर्शाए हैं कोने कोने पर, ये इसके जालक बिंदु हैं। जालक बिंदु का मतलब ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ कहाँ पर अवयवी कण हैं। तो वास्तव में जो ये कण है ये इसके सेंटर को दर्शाया गया एक बिंदु से। वास्तव में ये गोला है और ये गोला एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये चार गोले रखे हैं, चार गोले नीचे हैं, चार गोले ऊपर है। तो यह सरल घनी एक कोष्ठिका है, लेकिन यहाँ पर गोला ना दर्शा के हम बिंदु दर्शाते हैं और उसी को जालक बिंदु कहते हैं। तो इस बात को भी आप समझ चुके होंगे। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ये बिंदु द्वारा हम कणों की स्थिति को दर्शाए हैं और इन्हीं को जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न करती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब जो एकक कोष्ठिका है वो छोटी इकाई है जो बार बार दोहराकर सभी दिशाओं में क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे ये दीवार होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो दीवार को बनाने के लिए ईंट को लगाया जाता है और ईंट को बार बार जोड़ा जाता है। उसके बाद उसी ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जोड़ी जाती है, उस तरीके से दीवार बनती है। तो दीवार की जो छोटी इकाई है वो क्या है, ईंट है। उसी तरीके से जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या क्रिस्टल की जो संरचना होती है उसमें एक छोटी सी इकाई होती है, वो बार बार रिपीट होती है और उसी छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो अवयवी कण होते हैं वो सबसे पहले आपस में जुड़ के एकक कोष्ठिका बनाते हैं और एकक कोष्ठिका बार बार रिपीट करके क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। अब देखिए क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक जो होता है, क्रिस्टल जालक मैं पहले समझा चुका हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस में जो त्रिविम में एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं।
तो एकक कोष्ठिका की सममिति का मतलब होता है संरचना, उसकी जो बनावट है, के आधार पर क्रिस्टल जालकों को 7 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको 7 समूहों में बांटते हैं। तो वे 7 समूह अभी आप लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर के बारे में समझा दे रहा हूँ, फिर मैं इसके प्रकार के बारे में समझाऊंगा। पैरामीटर का मतलब होता है चर राशि जो बदल सकती है। तो एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं, तो उसी को आप लोग समझ लीजिए। एकक कोष्ठिका तो समझ चुके होंगे कि जो छोटी सी इकाई होती है जो बार बार रिपीट करके क्रिस्टली ठोस का निर्माण करती है, उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका की एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई स्मॉल ए, वाई अक्ष की दिशा में बी तथा जेड अक्ष की दिशा में सी से दर्शाई जाती है तथा अक्षों के बीच के कोण को क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा से दर्शाते हैं। इन्हें एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। तो देखिए इस फिगर में आप समझने की कोशिश करिएगा। यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो एकक कोष्ठिका की जो एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई होती है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, वाई अक्ष की दिशा में स्मॉल बी से, जेड अक्ष की दिशा में स्मॉल सी से, और एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच के कोण को अल्फा और बीटा गामा से लिखते हैं। तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि अल्फा कहाँ लिखते हैं। ए जो है, जो एक्स अक्ष है, ए के जस्ट सामने ये वाला एंगल अल्फा होगा। बी है यहाँ पर वाई डायरेक्शन में, तो वाई के जस्ट सामने यानी ये वाला एंगल बीटा होगा, और ये सी है तो इसके जस्ट सामने ये वाला एंगल गामा होता है। तो ये जो 6 हैं इसको हम एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं। तो 6 कौन हो गए? ए बी सी, यानी ये जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में लंबाइयाँ हैं ये 3 हो गई और 3 कोण हो गए। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर की संख्या 6 होती है। तो उसके बाद आप लोग समझिए कि 7 क्रिस्टल समूह जो भी मैंने बताया था कि क्रिस्टली जो जालक होते हैं उनको 7 भागों में बांटा जाता है। तो 7 समूहों को, 7 प्रकार को आप समझिए। तो इसे इस तरीके का आप एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले में क्रिस्टल निकाय लिखना है, दूसरे में कोर की लंबाई या अक्षीय लक्षण लिखना है, और तीसरे में अक्षीय कोण लिखना है। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल निकाय होता है इसको घनी कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूबिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी, यानी इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश होता है, यानी जो अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं। तो ये घनी है, और इसमें भी 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है। एक होता है सरल, और एक होता है अंतः केंद्रित, और एक होता है फलक केंद्रित। तो इसमें 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो क्रिस्टल निकाय है वह कहलाता है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्रागोनल। इसमें ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी होता है, लेकिन जो एंगल होता है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा ही होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा उसमें भी 90 डिग्री होता है, इसमें भी 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू सी होता है। इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होती। तीसरा है विषम लंबाक्ष, जिसको आर्थोरेहोम्बिक कहते हैं। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ भी आपस में बराबर नहीं होता। जैसे माचिस की डिब्बी देखे होंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। अब अल्फ़ा बीटा गामा इसमें भी 90 डिग्री ही होता है।
इसमें जो चौथा टाइप है इसको एक नताक्ष कहते हैं, मोनोक्लिनिक। इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी होता है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। और एंगल में अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री इसमें नहीं होता है। पांचवा टाइप का क्रिस्टल है त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक, जिसमें अल्फ़ा बीटा ए बी और सी बराबर नहीं होते हैं, और अल्फ़ा बीटा और गामा भी बराबर नहीं होते हैं, 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा असममित क्रिस्टल जो होता है वो ट्राइक्लिनिक ही होता है। अनसिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक क्रिस्टल पूछा जाए तो सबसे तो सिमेट्रिक क्रिस्टल होता है क्यूबिक, घनी, जिसमें देखिए अल्फ़ा ए बी सी भी बराबर होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। और इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा असममित क्रिस्टल है, इसमें ना तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ना तो तीनों एंगल ही आपस में बराबर होते हैं। छठवां क्रिस्टल है षटकोणीय, जिसमें ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी लंबाई चौड़ाई तो बराबर होती है, ऊंचाई बराबर नहीं होती। और अल्फ़ा बीटा जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा 120 अंश का होता है। तो ये एक चीज़ पूछी जाती है, 2019 में क्वेश्चन आया था, और ये घनी वाला पहली कंडीशन भी पूछी गई थी 2019 के पेपर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि घन की क्या कंडीशन है, घनी की कोष्ठिका कब होती है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। अब देखिए जो सातवां है और अंतिम टाइप का क्रिस्टल संरचना होती है उसे कहते हैं त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेहोम्बोहेड्रल, रेहोम्बोहेड्रल कहते हैं। इसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फ़ा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसको त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। इसे एक बार दोबारा आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो पहला है वो घनी है, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा जिसको चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष कहते हैं, जिसमें ए बराबर बी है लेकिन डज नॉट इक्वल टू सी है, यानी यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लग गया। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर। तीसरा है विषम लंबाक्ष, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन लंबाक्ष जो अक्ष होते हैं वो लंबवत ही होते हैं। तो इसको याद रखना कि शुरू में जो 3 हैं उसमें अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर ही है। पहले में ए बराबर बी बराबर सी है, लेकिन दूसरे में ए बराबर बी है लेकिन डज नॉट इक्वल टू सी है, और तीसरे में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी है। तो पहला घनी, दूसरा आपका चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष, तीसरा है विषमलंबाक्ष, चौथा है एक नताक्ष। अब यही देखिए जो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये 3 बार दोहराया जाएगा, एक बार तो तीसरे में आ चुका है। इसमें अल्फ़ा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। एक नताक्ष मोनोक्लिनिक की कंडीशन होती है। त्रिनताक्ष जिसको ट्राइक्लिनिक कहते हैं, इसमें भी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी है, और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा आपस में बराबर नहीं, ना तो 90 डिग्री के बराबर। षटकोणी जो है इसमें ए बराबर बी है लेकिन सी बराबर नहीं है, और इसमें अल्फ़ा बीटा 90 है, गामा 120 है। त्रिसमनताक्ष या त्रिकोण जिसको रेहोम्बोहेड्रल कहते हैं, ए बराबर बी बराबर सी है, लेकिन अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा भी बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तो शायद ये समझ में आ गया होगा, आप नोट्स बना लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, एक आध 2 बार याद कर लीजिएगा। इस टेबल से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।
अगला जो टॉपिक है वो है ब्रेवे जालक। तो ब्रेवे जो थे वो फ्रेंच के गणितज्ञ थे। तो मैंने लिख दिया है, फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेवे ने यह बताया कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के होते हैं। इन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अब एनसीईआरटी बुक में समझेंगे कि 14 प्रकार के कैसे होते हैं। तो चलिए मैं बुक से आपको समझा दे रहा हूँ इस बात को। देखिए, ये जो घनी संरचना होती है जिसमें A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होता है, इसमें 3 प्रकार की संरचना होती है। एक सरल घनी, एक अंतः केंद्रित और एक फलक केंद्रित। इस सब सारी प्रकार की एक कोष्ठिका के प्रकार में मैं पढ़ाऊंगा। तो घनी जो संरचना होती है इसमें 3 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। दूसरी जो संरचना होती है जिसको द्विसमलंबाक्ष कहते हैं, इसमें 2 प्रकार की एक कोष्ठिकाएँ होती हैं। एक सरल, जिसको सरल को ही आद्य कहा जाता है, एक होता है अंतः केंद्रित। तो पहले में 2 हो गए, पहले में 3 हो गए, दूसरे में 2, तो 3 2 5 हो गए। उसके बाद जो तीसरे प्रकार का क्रिस्टल है विषम लंबाक्ष, इसमें चारों प्रकार की यूनिट सेल होती है, एक कोष्ठिका होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में चारों प्रकार की एक कोष्ठिकाएँ होती हैं। तो वह विषम लंबाक्ष है। इसमें सरल वाली भी होती है, अंतः केंद्रित भी होता है, अंत केंद्रित भी होता है और फलक केंद्रित भी होती है। इसके बाद जो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पर मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि वो समझ में आ जाए। तो जो 3 तो आप समझ चुके हैं। जो चौथा होता है एक नताक्ष, इसमें 2 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं। एक नताक्ष में जो एकक कोष्ठिका होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरल एक नताक्ष में, एक होता है इसको इसमें कहाँ दिखाया गया है फिलहाल, हाँ यहाँ पे दिखाया गया है। एक नताक्ष में देखिए एक एकक कोष्ठिका सरल वाली, इसको आद्य लिखा गया है, और एक है अंत केंद्रित, इंड सेंटर जिसको कहते हैं, मैं बाद में समझाऊंगा। तो एक नताक्ष में भी 2 प्रकार की एक कोष्ठिका होती है। तो पहले में 3 प्रकार हो गया। पहले में ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एकक कोष्ठिका जो हो गई ये 3 प्रकार की हो गई, दूसरी 2 प्रकार की हो गई और तीसरी 4 प्रकार की हो गई और चौथी 2 प्रकार की हो गई। बाकी जो हैं आगे की जो तीनों हैं वो एक एक प्रकार की होती है। एक प्रकार का यानी सरल ये भी होती है, सरल वाली ये भी होती है, सरल वाली ये भी होती है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 14 मिल जाएगा। देख लीजिए, 3 ये 3 प्रकार की, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14। ये 14 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जिसको हम ब्रेवे जालक कहते हैं। ये जब एकक कोष्ठिका के आप प्रकार पढ़ लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो बाद में मुझे आप बताइएगा।